नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम क्या है सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या एग्जाम में पूछे जाने वाले सीधे प्रश्नों पर बात करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि अगले कितने 30 मिनट में बिना स्किप किए देखिए। क्लास के बाद आपको रिवीजन की भी क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास के अंदर क्या मैं आपको ये सभी है ना ये रटा दूंगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या है जो कालीबंगा है, आहड़ है और ओजन सभ्यता उससे संबंधित देखेंगे। और उससे पहले क्या है राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं ये पढ़ लेते हैं, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप एक भी प्रश्न है ये गलत ना कर सको। तो देखो राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, देख लेना कि मानव की उत्पत्ति से पहले क्या है, आज तक के इतिहास को क्या है स्थूल रूप से क्या है तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास है, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राग इतिहास। क्या देख लेते हैं? प्राग इतिहास देख लेते हैं, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, मतलब कोई लिखित साक्ष्य ये उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्णतः ये पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित इतिहास है साथियों। ये आप याद रख लेना। उदाहरण किसका है? पाषाण काल। उदाहरण किसका है? पाषाण काल का है। ये आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा आता क्या है? आदि इतिहास। क्या आदि इतिहास आता है? ये है ना, ये 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ से क्या साथियों लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उन्हें अभी तक प्रमाणित तौर पर क्या पढ़ा नहीं जा सकता है। उनको क्या प्रमाणित तौर पर क्या साथियों पढ़ा नहीं जा सकता है। और उदाहरण देखो यहाँ पे आपका क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है और क्या है वैदिक सभ्यता है। यहाँ से क्या लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यहाँ से क्या है लिखित साक्ष्य ये तो मिले हैं, लेकिन यहाँ से आप जो साक्ष्य मिले हैं ना उसको क्या पढ़ा नहीं जा सकता प्रमाणिक तौर पे। तो यहाँ ये उदाहरण किसका हो जाता है? देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता का और वैदिक सभ्यता का। चलो आपका जो अंतिम तीन भागों में जो बांटा गया, आपका अंतिम तीसरा है वो है ऐतिहासिक इतिहास। क्या है? ऐतिहासिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से अब तक, मतलब प्रारंभ तक। देखो यहाँ पे इस काल का इतिहास है ये लिपि व पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है तथा लिपि को पढ़ने में क्या सफलता ये मिली है। उदाहरण क्या? महाजनपद काल से क्या शुरू होता है। तो चलो यहाँ से ये समझते, यहाँ से कुछ भी प्रश्न आए तो आप कर देना, बेस सिंपल प्रश्न से बनते हैं यहाँ से। अब चलते हैं हम राजस्थान नामकरण से संबंधित, क्योंकि उससे आगे राजस्थान के इतिहास से पढ़ने के लिए ये जो राजस्थान नामकरण है उस संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, वो देखो 1949 ईस्वी में से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भूगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। देखो 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान है ना, ये राजस्थान नाम से किसी भी भूगोलिक इकाई का क्या है अस्तित्व नहीं था साथियों। और आपका 2 नंबर जो पॉइंट है ये देखो क्या है, 1800 ईस्वी सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अब आपको बताना है कि राजपुताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना, ये किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर। याद रख लेना, 1800 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने क्या इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखो आपको ये भी याद रखना कि राजपुताना शब्द का तो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखो राजस्थान है, यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन के देखो क्या राजस्थान और राजस्थान है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 3 नंबर ऑप्शन 1 नंबर से मतलब पहले से पढ़ते हैं कि 1829 ईस्वी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम है ना ये राजस्थान, ये क्या है रजवाड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजवाड़ा। रजवाड़ा यह क्या है राजस्थान ने रखा था। किसने रखा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। 1829 ईस्वी पुस्तक कौन सी है? एनाल्स या एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ क्या है राजस्थान। इसके अंदर क्या कहा था? राजस्थान कहा था, यह कहा था रजवाड़ा, क्या कहा था? रजवाड़ा कहा था, यह कहा था राजस्थान कहा था। तो यहाँ से हमारे प्रश्न है वो स्टार्ट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न पूछते हैं ना वो यहीं से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सीटी परीक्षा है रीट और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट ले लो, या आप अपनी बुक के अंदर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट्स की तरह बना लेना। एक एक टॉपिक को हम क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या स्टार्ट कर लेना, राजस्थान नामकरण यहाँ से आप लिख सकते हो। और इसकी पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको क्लास के अंदर बीच के अंदर बता दूंगा। तो यहाँ से क्या आप बीच के अंदर लिख लो। लिखने के बाद देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो आपका राजस्थान नामकरण से संबंधित बनते हैं। यहाँ से टॉपिक क्या है आपका 30 मार्च 1949 ईस्वी में राजस्थान का एकीकरण होने पर
स्रोत संपत्ति से क्या इसका नाम है ये राजस्थान रखा गया था साथियों। और 30 मार्च को क्या है राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रख लेना और बुक के अंदर नोट्स के अंदर भी लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट लेना। क्या है 30 मार्च को क्या है राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब देखो धातुओं का प्रयोग, मतलब राजस्थान के जो लोग हैं मतलब धातुओं का प्रयोग ये कब किए करते थे, कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे सबसे पहले। तो देखो मानव ने सबसे पहले ना ये तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव ने मनुष्य ने क्या सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो कारण या कथन वाले प्रश्न आ सकते हैं, मिलान वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, कैसी भी आए। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने जो धातु का प्रयोग किया था ना वो कौन सी धातु का प्रयोग किया था साथियों, वो किया था तांबा धातु का। लिख लेना, याद रख लेना। और फिर देखो फिर उसके बाद में क्या है कांस्य, और उसके बाद मतलब अंतिम में क्या है लोहे का प्रयोग किया था। सबसे पहले तांबा का, उसके बाद में कांस्य का, उसके बाद में अंतिम में क्या है लोहे का ये प्रयोग किया था। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब देखो आगे चलते हैं और अब यहाँ से हमारी क्या है क्लास है वो स्टार्ट होती है कालीबंगा सभ्यता। अब इसकी स्थिति और देख लेते हैं। स्थिति ये कहाँ पे है, कौन सी दिशा के अंदर है। देखो इस स्थिति है ना, ये देखो क्या पर है उत्तरी राजस्थान में प्राचीन सृष्टि मतलब घंगर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो अगर आपसे पूछेगी ना कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है तो घंगर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। उत्तरी राजस्थान में कहाँ पे है, उत्तरी राजस्थान के अंदर है। क्योंकि प्रश्न के अंदर अगर हनुमानगढ़ जिला न आकर ऐसे भी आ सकता है उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और क्या है पूर्वी राजस्थान। तो कौन सा है उत्तरी राजस्थान में प्राचीन सृष्टि घंगर नदी है। नदी भी पूछे ना तो याद रख लेना कौन सी नदी है, घंगर नदी है। बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा सभ्यता है ये स्थित है। अब देखो इसका समय भी याद रख लेना साथियों। इसका समय देखो यह सभ्यता आज से मतलब आज से 4000 वर्ष पूर्व का क्या माना जाता है और यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी क्या अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये याद रखना। देखो 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है लेकिन कुछ की गाइड के अंदर क्या है यह सभ्यता ना ये 6000 कितनी 6000 वर्ष से भी अधिक क्या है प्राचीन मानी जाती है, याद रख लेना। चलो इसका शाब्दिक अर्थ है ना, देखो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है ना वो है काले रंग की चूड़ियां। क्या है काले रंग की चूड़ियां है। अब देखो यहाँ से अवशेष मिले, जो यहाँ से अवशेष मिले हैं ना वो देख लो, मतलब कालीबंगा से मिले साक्ष्य हैं या अवशेष है सभी को हम देखेंगे। देखो पूर्व हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। क्या हुए साथियों, यहाँ से है ना पूर्व हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता है ना इसके क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से जो कालीबंगा का जो खोज व खनन है ना ये देख लो, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कालीबंगा से मिले जो साक्ष्य है ना ये कौन कौन से है। तो देखो एक पल्ली का दरवाजा है, ध्यान से देख लेना क्या है एक पल्ली का दरवाजा। लिख लेना अपनी बुक के अंदर या नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह बता नहीं पाऊंगा तो आप लिख लेना एक पल्ली का दरवाजा। फिर देखो दो अनाज, मतलब दो अनाज मिले कौन कौन से, एक तो गेहूं है, एक कौन सा है एक तो है गेहूं और दूसरा कौन सा जो ये दो इसके क्या अवशेष मिले हैं। फिर मिले आपका कौन सा 4 पशुओं की मूर्ति मिली। क्या मिली है 4 पशुओं की मूर्ति। लिख लेना अपनी बुक के अंदर एक भी क्या प्रश्न है ये सीटी परीक्षा और रीट के से क्या आएंगे ना प्रश्न वो बाहर नहीं जाएंगे, सभी बनेंगे। एक को मैं आपको लिख रहा हूँ किसके अनुसार है आरबीएससी अन्य पुस्तकों के अनुसार है। सभी गाइड को ध्यान में रखते हुए क्या ये क्लास बनाई गई है। तो 4 पशुओं की मूर्ति। फिर देखो 5 स्तर, क्या 5 स्तर खुदाई है, 6 छेद खोपड़ी। तो देखो पीछे रीट में इसका जो पेपर हुआ था ना उसके अंदर पूछा गया था साथियों कि कालीबंगा में प्राप्त जो खोपड़ी है ना उसके अंदर कितने छेद थे। तो यहाँ पे देखो ये मैंने आपको बता दिया कितने छेद थे, 6 छेद थे जो मस्तिष्क की बीमारी के इलाज से संबंधित ये छेद थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना 6 छेद थे खोपड़ी के अंदर और 7 आयताकार हवन कुंड भी प्राप्त हुए साथियों। तीसरी राजधानी हड़प्पा से बताया साथियों। यहाँ पे से क्या है चिरायु कब्रें अंडाकार मिली है, कांस्य युगन है सभ्यता और कहाँ पे साथियों कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर, याद रख लेना। और देखो उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और बताऊंगा वो आगे बताऊंगा, पहले आप ये देख लो क्या खोज व उत्खनन। तो देखो इसकी खोज है ना ये 1951-1952 ईस्वी में अमलानंद घोष मतलब AN घोष भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो अमलानंद घोष ने आकर ना ए से भी आ सकता है AN घोष तो कंफ्यूज में तो हो जाना। अमलानंद घोष ने आकर AN घोष भी आ सकता है क्योंकि इन्हीं का नाम है। तो अमलानंद घोष ने क्या इसका पता लगाया था 1951-1952 ईस्वी में।
तो याद रख लेना। फिर देखो यहाँ पे 1961 1969 ईस्वी साथियों, तो इसका उत्खनन है ना, उत्खनन कार्य ये बी के थापर, जे वी जोशी, एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव और एस पी जैन तथा बी वी लाल के निर्देश में इसका उत्खनन है ये कराया गया था। किसके निर्देश में साथियों, तो यहाँ पे देखो 1961 से 1969 ईस्वी में बी के थापर है, जे वी जोशी है, एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव है, एस पी जैन है और कौन है, बी वी लाल, इनके निर्देश में इसका उत्खनन ये करवाया गया था। तो याद रख लेना 1951-52 ईस्वी के अंदर तो क्या है, अमलानंद घोष ने इसका पता लगाया था और इसका जो उत्खनन है ना ये इनके द्वारा किया गया था। सभी को लिख लेना और जल्दी जल्दी से क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्या है आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे चलो। देखो कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहां से देख लो क्या है। देखो खुदाई में सभ्यता के 5 तरह सामने है। खुदाई में क्या साथियों, सभ्यता के ये 5 तरह है, ये क्या है सामने आए हैं। देखो उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम व द्वितीय स्तर है ये सिंधु सभ्यता से, याद रख लेना साथियों, प्रथम और द्वितीय स्तर है ना। पहले तो याद रखें कालीबंगा का जो उत्खनन ना ये 5 स्तरों में, कितने 5 स्तरों में किया गया। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है ये कितने स्तरों में किया गया था, तो कितने स्तरों में, 5 स्तरों में। अब देखो जो प्रथम और द्वितीय स्तर है ना वो तो सिंधु सभ्यता से प्राचीन है, और जो तीसरा चौथा वह 5वां स्तर है ना ये सिंधु मतलब सभ्यता के समकालीन से है साथियों। तो ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। अब यहाँ से देखो स्वतंत्रता के बाद यह स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। क्या है देखो कि स्वतंत्रता के बाद यह स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद क्या साथियों उत्खनन है ये किया गया, ये याद रख लेना। चलो आगे देखो, आपका जो अगला टॉपिक बनता है इसके मुख्य विशेषताएं और अवशेष। तो मैंने आपको पीछे बता दिए हैं, मुख्य अवशेष बताए गए हैं। 4 पशुओं की मूर्ति है, क्या 4 पशुओं की मूर्ति है, 6 छेद खोपड़ी है, 7 आयताकार अवनकुंड है, और क्या 5 स्तर खुदाई है साथियों, 2 अनाज के कौन से गेहूं और जो है 1 पल्ली का दरवाजा है साथियों। तो ये बता दी, लेकिन उससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पे लिख रखी है इसकी मुख्य विशेषता एवं अवशेष, ये भी आप क्या है याद रख लेना। तो देखो 2 भागों में क्या विभाजित है, पूर्व भाग नगर और पश्चिम भाग क्या आपका दुर्ग है। देखो कालीबंगा से क्या एक दुर्ग है, बेलनाकार मोहरे फरस पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे दोहरे प्रकोष्ठे व भूकंप के जो प्राचीन प्रमाण है ये भी मिले। यहाँ से क्या दोहरे प्रकोष्ठे, कालीबंगा से दोहरे प्रकोष्ठे और क्या भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं, ये भी आप क्या याद रखना। एग्जाम के अंदर आए तो आप आसानी से कर पाओगे। फिर देखो यहाँ से क्या जुते हुए खेत के अवशेष, मतलब 4000 से 3000 एक ही खेत में क्या 2 फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास उगाने के साक्ष्य मिले। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, ज्यादातर कौन सी आएगी, गेहूं आएगी और जौ आएगी, लेकिन अन्य आपको याद कौन सी, चना है, सरसों और कपास, ये भी आपके साक्ष्य देखने को मिले हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो कौन से, वो है गेहूं और जौ, ये याद कौन से, गेहूं और जौ है। ज्यादातर ये एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर हमारा टॉपिक है 7 अग्निवेदिकाएं। मैंने आपको बताया ना 7 आयताकार अवनकुंड या 7 अग्निवेदिकाएं, एक अन्य समुद्र से एक और अग्निवेदिकाएं भी मिली है साथियों, ये भी याद रख लेना। चलो आगे देखो, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट है ये ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखो कालीबंगा से संबंधित जो 5 नंबर हमारा टॉपिक है ये देखो क्या है, बेलनाकार मोहरे, मतलब मेसोपोटामिया की मोहरे जैसी है। बेलनाकार मोहरे भी मिली है साथियों, जो किसके जैसी है, वो है मेसोपोटामिया की मोहरे जैसी है। अब आपका 6 नंबर देखो, सेंधो लिपि, मतलब सेंधो लिपि युक्त मृद पात्र, मिट्टी के बर्तन जिस प्रकार लिपि दाएं से लेकर के बाएं और लिखी जाती है, ये भी यहाँ से क्या इसके अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं। फिर देखो 7 नंबर आपका दीनहीन बस्ती, 7वां भवन क्या है, भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। क्या साथियों, दीनहीन बस्ती, देखो भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का क्या है प्रयोग किया जाता था। और दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पर क्या भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का है ना ये प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा को क्या है दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आहड़ है, ये जो ओजियाना है, गणेश्वर है, और क्या है ये कालीबंगा आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या करना, आपको कालीबंगा करना है, क्योंकि
दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं साथियों? कालीबंगा को ही कहते हैं। अब देखो आपका 8 नंबर है कि मस्तिष्क शोध मतलब शल्य चिकित्सा भी मिली है, और मैंने आपको पीछे बताया क्या है, 6 छेद मतलब खोपड़ी मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर क्या है 6 छेद है। और ये मैंने आपको जो बताया भी है कि पीछे रीट मेंस के अंदर ये पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था, जिसके अंदर पूछे गए कितने छेद थे, मतलब 7 थे, 8 थे, 6 थे या 4 थे, तो 6 छेद वाला है। इसका क्या कहता है साथियों? मस्तिष्क शोध या शल्य चिकित्सा मतलब बीमारी से संबंधित ये हो सकता है। इससे संबंधित मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो याद रखें क्या खोपड़ी मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है 6 छेद है, जिस खोपड़ी में क्या है 6 छेद भी मिले हैं साथियों, ये यहाँ पे याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला जो टॉपिक बन रहा है हमारा वो क्या है। सभी कमेंट करके जरूर बताएं आपके समझ में तो आ रहा है, क्योंकि मैं आपको जो पूरा व्याख्या होते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, सभी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे, जो नहीं पूछे गए वो सभी का समावेश मैंने यहाँ पे किया है। सभी आपका 9 नंबर देख सकते हो क्या है, मृदबांड मतलब गुलाबी मृदबांड, सोती मृदबांड तथा लाल रंग के बर्तन जिस पर क्या काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो ये याद रखें काली व क्या है सफेद रंग की रेखाएं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर पूछ जाए मृदबांड है, गुलाबी मृदबांड है, सूती मृद जिस पर के लाल रंग के बर्तन है जिन पर कौन सी रेखाएं खींची गई है, तो अलग अलग रंग की आ जाएगी, जिसमें आपको याद करें काली व क्या है सफेद रंग की ये रेखाएं ये खींची गई है। अब आपका 10 नंबर देखो अन्य अवशेष, जो अन्य अवशेष मिले हैं याद रख लेना, अन्य साक्ष्य मिले हैं, अन्य अवशेष मिले हैं, मैंने आपको पीछे भी कई बार बताया, अभी बता रहा हूं। यहां से देखो तांबे की बेल, याद रखना तांबे के बेल, लकड़ी की क्या है नाली, स्वास्तिक का चिन्ह है, बेलनाकार तंदूर है, गोल कुएं हैं, धूप में पक्की ईंटों के मकान है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। इसके अन्य अवशेष ये याद रख लेना, एक एक टॉपिक को लिख लेना, ताकि एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका एक भी प्रश्न ये गलत ना हो। क्या है दोबारा मैं आपको दर्शा देता हूं, देखो क्या तांबे के वेल हैं, लकड़ी की नाली है, स्वास्तिक का चिन्ह है, बेलनाकार तंदूर है, गोल कुएं और क्या धूप में पक्की ईंटों के मकान है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। ये कालीबंगा के अंदर इसके अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं। अब आपका 11 में देखो क्या है, शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण था साथियों, एक था क्या है आंशिक समाधिकरण था, और आपका 3 था दाह संस्कार। तो यहाँ पे इसकी तीनों विधियों के नाम याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो आपका आ भी सकता है सिटी एग्जाम के अंदर। तो देखो कौन से इसकी, देखो शव की अंत्येष्टि जो 3 विधियां थी, तीनों विधियों के नाम याद रख लेना। कौन थी? पहली थी आपकी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आपको आंशिक समाधिकरण, और आपकी तीसरी कौन सी थी? दाह संस्कार था। चलो आगे देखते हैं आपका 12 नंबर देखो क्या है, संग्रहालय। राज्य सरकार ने 1985-1986 में यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की। देखो राज्य सरकार ने 1985 और 86 के अंदर क्या है यहाँ पर एक संग्रहालय की भी क्या है स्थापना की थी साथियों। ये आप क्या है याद है, ये रख लेना। चलो आगे देखो आपका जो अगला टॉपिक बन रहा है आपका 13 नंबर टॉपिक, ये क्या है? देखो विशेष कथन है इससे संबंधित। देखो दशरथ शर्मा इन्होंने के अनुसार है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। देखो कि कालीबंगा को किसकी सभ्यता की? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है ये कहा जा सकता है। ये आप याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखो, अब हम क्या है कालीबंगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी ये देख ली, लेकिन उससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो कृषि मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, एक ही खेत में क्या 2 फसलें, एक ही खेत के अंदर क्या 2 फसलें के उगने के संकेत मिले, गेहूं और जो, ये याद रखना कालीबंगा सभ्यता से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखो मृदबांड है, मिट्टी के बर्तन मतलब लाल रंग के बर्तन जिन पर क्या साथियों काली व सफेद रेखाएं, ये बर्तन पतले और हल्के थे। ये बर्तन कैसे थे? पतले और हल्के थे। और यहाँ पे चिकित्सा से भी क्या अवशेष मिले, मतलब एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला जाता है। कितने? 6 छेद मिले हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो क्या कालीबंगा से संबंधित अगर पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अब चलो हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। क्या देखते हैं साथियों? आहड़ सभ्यता देख लें, और सभी ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसको समझ में नहीं आ रही है तो जरूर बताएं आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, किस बात मतलब क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो मैं आपको वापस उस क्लास को मतलब उस टॉपिक को कराने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आहड़ सभ्यता देख लेते हैं साथियों। आहड़ सभ्यता देखो, आहड़ सभ्यता ना इसकी स्थिति देखो, स्थिति देखो उदयपुर शहर के पास आहड़
मतलब आयड नदी के तट पर ये स्थित है। और यहाँ पे देखो ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड या बेड़च, यहाँ पे आयड भी आ सकता है, या बेड़च नदी के किनारे स्थित थी। यह बनास नदी के पास विकसित हुई थी और इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। देखो प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि बनास सभ्यता किसको कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये क्या है, बनास नदी के पास क्या है, विकसित हुई थी, इसलिए इसको क्या है, बनास सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखो इसके अन्य नाम देखो प्राचीन शिलालेखों में तो साथियों ताम्रवती कहते हैं आहड़ सभ्यता को। इसके अन्य नाम है कि इसको प्राचीन शिलालेखों में क्या है, इसको ताम्रवती कहते हैं। 11वीं से 11वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर या अघाटपुर कहते हैं, अघाटपुर या क्या अघाट दुर्ग कहते हैं। और इसका स्थानीय नाम देखो क्या है, स्थानीय नाम है धूलकोट। इसका स्थानीय नाम क्या है साथियों, धूलकोट है। तो वापिस देखो मैं आपको वापिस दोहराने के नाम कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रहे। इसके अन्य नाम क्या है, प्राचीन शिलालेखों में तो है ताम्रवती, इसको ताम्रवती भी कहते हैं। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहते हैं। और स्थानीय नाम इसका क्या है, धूलकोट, इसको क्या है, धूलकोट भी इसका नाम है। तो सभी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, आगे हमारा जो टॉपिक है आहड़ सभ्यता से, ये इसका समय है। देखो लगभग 4000 वर्ष पुरानी वस्तु के 8 स्तर मिले हैं। देखो साथियों ये है ना, ये क्या है, यहाँ से लगभग क्या 4000 वर्ष पुरानी क्या है, पाषाण धातु युगीन सभ्यता। ये क्या है, धातु पुरानी मतलब पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। ये आप इसके बारे में ये याद रख लेना। अब देखो इसका उत्खनन, इसके उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याद रख लेना कि 1953 ईस्वी में अक्षयकृति व्यास के नेतृत्व में इसका यह उत्खनन है ये किया गया था। और 1961 और 1962 ईस्वी में VN मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर HD सांकलिया, डेक्कन कॉलेज, पुनः पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वावधान में, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम खोज है ना ये किसकी की थी, तो 1953 के अंदर किसके द्वारा, अक्षयकृति व्यास के निर्देशन में। और बाद में इसका उत्खनन ये रतन चंद्र अग्रवाल, किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएगा। OHD सांकलिया, कौन, HD सांकलिया, ये भी याद रख लेना साथियों। और ये तत्कालीन सभ्यता ताम्रवती नगरी भी कहलाती है। अब देखो इससे संबंधित मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको बता देता हूं अलग से। देखो रहन सहन और संस्कृति, देखो आवास निर्माण, मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था साथियों। धार्मिक विश्वास, ये लोग क्या देखो मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो क्या साथियों, जो क्या है, मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में उनके विश्वास को दर्शाता था। तो चलो याद रख लेना, इसका जो खोज है सर्वप्रथम खोज वो अक्षयकृति व्यास है इसके निर्देशन में। और इसका उत्खनन, उसके बाद में जो उत्खनन है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा रतन चंद्र अग्रवाल। और दूसरा ऑप्शन आपको ज्यादातर देखने को मिला डॉक्टर HD सांकलिया। और ये जो VN मिश्र है ये भी आप याद रख लेना। चलो आगे देखो, आगे है आपका मुख्य इसके विशेषताएं और अवशेष। अब ज्यादातर आहड़ सभ्यता, कोई भी सभ्यता, चाहे वो कालीबंगा सभ्यता हो, चाहे वो ओजना हो, चाहे वो ये आहड़ हो, तो इससे समझ जाता है मुख्य अवशेष है, शख्स है, ये यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें ना मृद बांड, तो देखो रंग याद रख लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रंग याद रख लेना, रट लेना। देखो मृद बांड लाल है, भूरे है, वह काले मिट्टी के बर्तन मतलब अनाज रखने के मृद बांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, गोरे व कोट कहा जाता था। देखो साथियों यहाँ से क्या है, लाल भूरे रंग काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अनाज के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इन मृद बांडों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, याद रखना, गोरे व कोट कहा जाता था। आहड़ सभ्यता से ये मिले हैं। अब देखो मोहरे, साथियों यहाँ से मोहरे भी प्राप्त हुई है। देखो यूनानी मुद्राएं, एक पर त्रिशूल, दूसरी पर अपोल्ला देवता अंकित, जो क्या तीर एवं तर्कस से युक्त है। और यूनानी भाषा में साथियों विहितिस बीज पलितसा तातीय और क्या तोमसन लिखा हुआ है। ये तो ये सभी है ना याद रख लेना। और मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, मोहरे है ना, देखो यूनानी मुद्राएं, एक पर क्या है त्रिशूल है, दूसरी पर अपोलो देवता अंकित है, जो क्या साथियों तीर एवं तर्कस से युक्त है। और यूनानी भाषा में साथियों क्या है विहितिस विष है, पलितसा है, और क्या तातीय तोम सन लिखा भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो रट लेना उनको, इन मुद्राएं है ना इससे संबंधित ये पूर्ण जानकारी याद रख लेना। लेकिन ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको गोरे व कोट कहा जाता है, क्या लाल और बुरे काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनको क्या है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गोरे व कोट कहा जाता है।
चलो आगे देखो, आगे देखते हैं आपका जो अगला मुख्य विशेषता और अवशेष है ये आपका क्या है। देखो मुख्य विशेषताओं में देखो टेराकोटा आकृति, तो साथियों देखो टेराकोटा आकृति में याद रख लेना मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियां जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरबीएससी की पुस्तक से मैंने निकाला है, ध्यान से देख लेना क्या है बनासियन बुल। देखो साथियों मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियां जिन्हें क्या है मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियां हैं ये प्राप्त हुई है जिन्हें बनासियन बुल भी क्या है कहा जाता है। अब देखो विदेशों से व्यापार मतलब अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित देखे ना तो ताम्र नगरी याद रखना तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी मिलता है, याद रख लेना। और यहाँ पे पशुपालन कृषि अनाज की कोटे गोरे प्राप्त हुई हैं। और अब एक और बता देता हूँ यहाँ पे रंगाई और छपाई, क्या साथियों रंगाई, रंगाई और क्या है छपाई, रंगाई और छपाई। तो देखो उत्खनन में प्राप्त ठप्पों से यहाँ के रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। बनासियन बुल के बारे में मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, याद रखें। अब देखो विदेशी से व्यापार मतलब ईरान के जलपात्रों से मिलते जुलते बिना हत्थे के जलपात्र यहाँ से क्या प्राप्त हैं। देखो ईरान के जलपात्रों से मिलते जुलते बिना हत्थे के जलपात्र हैं ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखो अन्य अवशेष, तो अन्य अवशेष भी याद रख लेना तांबे को गलाने वाली की जो भट्टियां ये प्राप्त हुई है, गहनों के साथ दफन 100 मिले हैं, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है, 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है। ये महत्वपूर्ण है सभी साथी, यहाँ से देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य विशेष आर्ट से कि तांबे की गलाने की जो भट्टियां ये प्राप्त हुई है, गहनों के साथ दफन जो 100 है ये भी प्राप्त हुई हैं, 6 यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। किसकी तांबे की, किसकी मिली है तांबे की मिली है 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है, क्या है 3 मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ये आप क्या है याद रख लेना। चलो आगे देखो अगला आपका टॉपिक है अगली आपकी जो सभ्यता ये है ओजियाना, और ओजियाना कहाँ पे है ब्यावर के अंदर है, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है, याद रखना ओजियाना कहाँ पे है ब्यावर के अंदर है, ब्यावर। और जो आहड़ सभ्यता है ना ये उदयपुर के अंदर है, और कालीबंगा है ये कहाँ पे है ये है हनुमानगढ़ के अंदर, कालीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर। तो चलो अब इसकी ओजियाना है ये ब्यावर के अंदर है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं संबंध और स्थिति। तो देखो यह आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल है जो क्या साथियों ब्यावर जिले में स्थित है। देखो जो ओजियाना है ना यह आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल है जो क्या ब्यावर जिले के अंदर स्थित है, मैंने आपको अभी बताया था। और इसका उत्खनन देखो तो इस पूरे स्थल का उत्खनन ये सन 1999-2000 में BR मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ओजियाना का उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना इसका उत्खनन पूरा स्थल का है ये 1999 से 2000 ईस्वी में क्या था BR मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया था। तो प्रश्न के अंदर अगर एक भी आए तो याद रखना VR मीणा या आलोक त्रिपाठी भी आप याद रखना, कोई भी आ सकता है, दोनों याद रख लेना। चलो विशेषता देखो इसकी क्या है, विशेषता है जहां क्या है देखो जहां आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदियों के किनारे फल फूले वहीं ओजियाना पहाड़ी पर स्थित था। देखो साथियों क्या है कि जहां आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदियों के किनारे फले फूले वहीं ओजियाना पहाड़ी पर क्या साथियों स्थित था, ये याद रख लेना। चलो आगे देखो आपका जो ओजियाना से संबंधित जो प्राप्त अवशेष है या साक्ष्य हैं ये या क्या है, देखो कारेलिनियन, ध्यान से देख लेना कारेलिनियन फियांस तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए साथियों, ये अवशेष इसके देखो शंख एवं तांबे की चूड़ियां तथा अन्य आभूषण, यहाँ से क्या तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई है साथियों, शंख क्या तांबर या तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि शंख एवं तांबे की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई है तो वो हो जाएगी आपकी ओजियाना सभ्यता, तो ब्यावर जिले के अंदर है, और अन्य आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखो आपका 3 नंबर क्या है साथियों कि गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है जिन पर क्या सफेद रंग का अंकन है। देखो साथियों गाय व बैल की मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां ये प्राप्त हुई है जिन पर क्या है सफेद रंग का अंकन है। किसका अंकन है सफेद रंग का इन पे क्या है अंकन है। तो एग्जाम के अंदर ध्यान से देख लेना, एग्जाम के अंदर जो अगर ऑप्शन आएगा ना तो यहाँ पे सफेद रंग है ना, यहाँ पे क्या है लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग ऐसे आएगा, तो याद रखना क्या आएगा सफेद रंग का अंकन है वो आपका क्या राइट आंसर है ये हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा देखो कि ओजियाना सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है ऐसे आ सकता है या असत्य है।
तो सत्य होगा ना जो इससे संबंधित होगा ना वो तो होगा, देखो सत्य होगा वो आपको याद रखना सफेद रंग। अगर असत्य होगा ना वो सफेद रंग के अलावा कौन सा भी आ सकता है, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, कौन सा भी आ सकता है। चलो अब आपका 4 नंबर क्या है, काल समय, मतलब इसका काल और समय। तो यह सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के आसपास आबाद थी, मतलब ये सभ्यता ना ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास से आबाद थी, ये आप रट लेना। तो आज की इस क्लास के अंदर हमें क्या है, जो कालीबंगा है, क्या साथियों, कालीबंगा, कालीबंगा है, आहड़ है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, और ओजियाना जो ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। उससे संबंधित जितने भी सीटी परीक्षा है, क्या है, सीटी परीक्षा है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, इनमें अगर प्रश्न पूछा जाए तो इन टॉपिकों से संबंधित एक भी प्रश्न क्या है बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने यहाँ से देख लिए। तो आज की क्लास हमारी यहाँ के यहीं पे समाप्त होती है, और हमने एक एक जानकारी को जो सभ्यता है ना तीनों, कालीबंगा है, आहड़ है और क्या है, ओजियाना, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक बन रहे हैं महत्वपूर्ण जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे सभी को देख लिया, रट लेना, नोट्स बना लेना अपनी किताब के अंदर। अब नोट्स बुक के अंदर, सॉरी किताब नहीं, बुक के अंदर क्या है एक रजिस्टर लगा लो, उसके अंदर क्या नोट्स बना लो, और क्या है क्लास पूरी होने के बाद जब आप शाम को क्या है, शाम को वापस पढ़ने जाओ या क्या शाम को सोते वक्त क्या है एक बार मतलब आंखों से क्या है रट लिया करो, मतलब देख लिया करो, दोबारा पेजा पलटा पे किया करो, ताकि आपको क्या जो पढ़ा हुआ है ना वो जल्दी से याद रह सके। ऐसा रोजाना करो। अगर आपके जो पढ़ा हुआ ये याद नहीं रहता है तो आपके 5 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, और जो 2 दिन बचते हैं ना शनिवार और इतवार, उसको क्या आप जितना भी पढ़ा है पीछे का उसका रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे ही करना है। और एक मंथ हो जाए ना, फिर आपको एक मंथ के जो लास्ट दिन है ना 2, तो इस 2 दिनों में क्या आपको जितना भी एक मंथ के अंदर आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, फिर अगले मंथ से स्टार्ट करो। ऐसे आप स्टार्ट करो तो तैयारी क्या आपकी बेहतर रहेगी, आप जो पीछे पढ़ रहे हो वो भी भूलोगे नहीं और आगे बढ़ते रहोगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने ये देख लिए, और जो आगे देख लो आज की क्लास के हमने क्या देखी, कालीबंगा, आड़ और क्या है, ओजन। देखिए आगे आपको इससे संबंधित आगे जानकारी सभी को हम जो क्लास है उसको आगे और धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहेंगे। तो क्लास से जुड़ देना, अपने साथ के साथ शेयर कर देना। और अगर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो तो हमारी आज रोजाना 10:30 बजे कितने रोजाना राजस्थान भूगोल है, राजस्थान इतिहास है, राजस्थान क्लास संस्कृति है, इससे संबंधित रोजाना प्रैक्टिस सेट आता है। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना ये चल रहा है 27, मतलब आज की क्लास के अंदर हमने क्या है 27 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो वो देख लेना। रोजाना 10:30 बजे जुड़ जाना। रोजाना 50+ कराते हैं व्याख्या भी, तो एक एक प्रश्न को करा रहे हैं राजस्थान जी को, मतलब सीटी परीक्षा रीट एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो जरूर जुड़ देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।